स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं। ये रूस में बैठे हुए हैं पाकिस्तान के राजदूत और वहां से उन्होंने कहा है कि हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर लेंगे भारत के प्रति, बता देते हैं एकदम से कर लेंगे। रूस में बैठ के ये भारत को परमाणु धमकी दे रहे थे। वहीं दूसरी तरफ भारत को रूस ने पहली खेप में क्या भेजा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की माली हालत और उसकी सेना की हालत सबको पता है। अब इन सब के बीच में ना पाकिस्तान के अंदर डर बहुत हावी होना शुरू हो चुका है और पाकिस्तान को एक चीज समझ में आनी शुरू हो चुकी है कि मुश्किलें बढ़ सकती है। भारत एक्शन ले सकता है और एक्शन अगर भारत लेगा तो फिर ये एक्शन पाकिस्तान के जो जनरल मुनीर है उनके लिए सबसे बड़ी शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। अब ऐसे में ये चाहते हैं कि एक्शन न लिया जाए, तो कैसे करना है, ये डराना शुरू कर रहे हैं। रूस में पाकिस्तान के राजदूत ने चेतावनी दी कि अगर भारत उस पर हमला करता है ना, अगर नई दिल्ली ने पाकिस्तान को पानी नहीं दिया ना, तो फिर वो अपने पूरे सैन्य शास्त्रागार का इस्तेमाल करेगा जिसमें परमाणु हथियार भी शामिल है। ये एक रूसी ब्रॉडकास्टर आरटी को एक इंटरव्यू दे रहे थे और इंटरव्यू देते हुए राजनयिक जिनका नाम है मोहम्मद खालिद जमाली, इन्होंने कहा कि देखो हमें खुफिया जानकारी मिली है, भारत तो हम पर हमला करेगा और ये हमला हमें कुछ दस्तावेज लीक हुए हैं उसके मुताबिक पता चला है, हमारे कुछ इलाकों पर हमला करने का फैसला कर रहा है और अगर वो ऐसा करता है जो निश्चित है तो फिर हम परमाणु हमला कर देंगे। पाकिस्तान में ना अभी तक परमाणु धमकी देने वाले लोगों में नेता होते थे, रिटायर्ड अधिकारी होते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में अब यहाँ के डिप्लोमेट भी इस तरीके की धमकी देने लगे हैं। इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह की पूरी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे। जमाली की ये धमकी भी जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है इसके बीच में आया है। जिस तरीके से पाकिस्तान के मिनिस्टर कह रहे थे वैसे ही ये डिप्लोमेट कह रहे हैं कि भारत ने पानी रोककर एक्ट ऑफ वॉर किया है। निचली तटवर्ती क्षेत्रों के पानी को हड़पने, रोकने या उसकी दिशा बदलने का कोई भी प्रयास युद्ध की कार्रवाई होगी और हम इसका जवाब देंगे, पूरी ताकत से जवाब देंगे और इसमें हमारी पूरी ताकत शामिल होगी। इनके कहने का मतलब था कि ये न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर ले। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि अच्छा अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार फोड़ भी देता है तो क्या होगा। भारत के पास एक अनुमान लगाया गया कि भारत के पास कितने परमाणु हथियार हो सकते हैं। कहा गया कि 150 से 200 हो सकता है, लेकिन भारत की परमाणु नीति है नो फर्स्ट यूज की, यानी पहले हमला नहीं करेगा, लेकिन भारत सेकंड स्ट्राइक की गारंटी देता है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका साधारण मतलब समझिए कि अगर पाकिस्तान ने भारत के दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे शहर को निशाना बना लिया और 100 किलो टन का एक बम फेंक भी दिया तो क्या होगा, इससे लाखों लोग मारे जाएंगे। शहरों में जो बुनियादी ढांचा है, अस्पताल, सड़कें, बिजली, हो सकता है ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाए। तुरंत से बचाव और राहत कार्य संभव नहीं होगा क्योंकि हमले के बाद रेडियो एक्टिव कण फैलने शुरू हो जाएंगे, हवा को, पानी को दूषित करेंगे और लंबे समय तक कई तरह की बीमारियों का कारण बनेंगे। पर पाकिस्तान का क्या होगा। भारत की नो फर्स्ट यूज नीति को ही माने अगर, तो भारत तत्काल जवाबी परमाणु हमला करेगा और ये बहुत बड़े पैमाने पर होगा। और ये भारत को क्षमता देता है कौन, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी कि पानी से भी, आसमान से भी और जमीन से भी भारत के पास क्षमता है। अगर आप एक शहर में गिराओगे, एक मिसाइल आपने छोड़ा तो न जाने कितनी मिसाइलें पाकिस्तान के शहरों पर गिरेंगी और इसमें पाकिस्तान का पूरा बुनियादी ढांचा खत्म हो जाएगा। भारत के एक शहर में हो सकता है लाखों लोगों की मौत हो जाए, लेकिन पाकिस्तान नक्शे में नजर नहीं आने लगेगा। और इसके अलावे आपको बता दूं, विस्फोट के बाद जो धूल और राख निकलेंगे वो वायुमंडल में फैलकर न्यूक्लियर विंटर का कारण बनेंगे, यानी सूर्य की रोशनी कम हो जाएगी, फसलें नष्ट हो जाएंगी और इससे दोनों देश जो कि कृषि प्रधान देश हैं, इनके खेती पर भी असर पड़ेगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो है ही नहीं, रही सही अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी और
जहाँ तक भारत की बात है तो भारत पर भी असर पड़ेगा। परमाणु मिसाइलों का युद्ध कोई देश नहीं चाहता है और पाकिस्तान इसी दुखती नस को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उल्टा है। अगर भारत ने मन बना लिया तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत महंगा पड़ेगा। आपको बता दूं, रूस में बैठकर ये सारी बातें कह रहे थे। रूस से बात भी करी पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान को रूस ने यही समझाया कि देखो भाई, शिमला एग्रीमेंट फॉलो कर लो और बातचीत के माध्यम से जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर कर लो। भारत ने भी रूस से बातचीत करी, रूस को सारी बातें बताई। भारत को भी इन्होंने आधिकारिक तौर पर यही कहा, शिमला एग्रीमेंट वगैरह देख लो, आपस में दोनों बातचीत करके मामले को निपटा दो। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे, अच्छा रूस ने सामने आकर क्यों नहीं कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं? भारत ने भी तो नहीं कहा। रूस यूक्रेन युद्ध जब हो रहा था, क्या भारत ने खुलकर रूस के साथ आने की बात कही थी? नहीं कही थी। लेकिन पर्दे के पीछे क्या हुआ? पर्दे के पीछे दोनों ने ऐसे गेम खेले जो गेम एक दूसरे के हितों के लिए थे। भारत ने तेल खरीदा, व्यापार और भी कई तरह की चीजें जो मददगार साबित हुई रूस के लिए। अब रूस ने क्या किया है पर्दे के पीछे? अब रूस ने क्या किया है, इसका एक एग्जाम्पल देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। रूस ने भारत को ईगला एस मिसाइलों की पहली खेप भेज दी है। ईगला एस मिसाइलें जो कि भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इस समय। ये मिसाइलें पोर्टेबल है, इसको आसानी से ले जाया लाया जा सकता है। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोन को नष्ट करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत ने ये डील की है 250 करोड़ रुपए की और भारत ऐसी 90 और मिसाइलें खरीदने की योजना बना रहा है। ईगला एस मिसाइलें रूस की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हिस्सा है जो भारतीय सेना के वायु रक्षा को मजबूत करती है। ये मिसाइलें खास तौर पर ऐसी परिस्थितियों में बहुत उपयोगी हैं जब दुश्मन हवाई हमला करे या ड्रोन हमला करे। तो ये पहला खेप मिल गया है। भारत और रूस के बीच सैन्य सहयोग की बात करें तो 1999 का कारगिल युद्ध भारत को तत्काल आपूर्ति दी है रूस ने हथियारों, और न सिर्फ इतना बल्कि राजनयिक समर्थन भी दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ और कई वैश्विक मंचों पर भारत के पक्ष में समर्थन दिया, पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला कि वो अपने सेना और घुसपैठियों को वापस बुलाए। हालांकि ये जो मौका है रूस का, रूस यहाँ पर डिप्लोमेटिक बातें ही करेगा। इस बात के लिए आप तैयार रहिए। क्यों तैयार रहिए? पर्दे के पीछे भारत और रूस के बीच में चाहे जैसे रिश्ते हों, लेकिन सामने डिप्लोमेटिक बातें करेगा। इसके पीछे कारण है चाइना भी एक बड़ा प्रमुख कारण है। दूसरी तरफ भारत को चारों तरफ से सपोर्ट मिल ही रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर ने सर्गेई लावारोव के साथ बातचीत करी और बातचीत करने के बाद सर्गेई लावारोव ने साफ साफ कहा कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। और दूसरी बड़ी बात, जिन्होंने ये हमला किया है, जिन्होंने ये हमला करवाया है, उन सबको कटघरे में आना होगा, न्याय उन्हें भी लेना होगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।